नमस्कार, आज के डिस्कवरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तानी रावत। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ दिल्ली के नए डिप्टी चेयरमैन के पास। सर, ये आपका स्वागत है। आप नए डिप्टी चेयरमैन बने हैं सिविल लाइंस जोन के, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। सर, इस आपके नए चेयरमैन का सफ़र शुरुआत हो चुकी है। मैं आपसे सिर्फ छोटे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि सिविल लाइंस जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों को। जैसे हॉस्पिटल की समस्या है कि एमसीडी के उन्हें सैलरी वक्त पर नहीं मिलती, और प्रमोशन की भी समस्या है, ऐसे सुनने में आ रहा है, और कुछ हाउस टैक्स की भी समस्या है। तो अब आप नए आए हैं, तो आप इन समस्याओं का समाधान किस तरह से करेंगे? वैसे पहले तो आपका धन्यवाद। जो विषय आपने मेरे से पूछे, वैसे ये जो तीनों विषय हैं, ये जोन से रिलेटेड विषय नहीं, ये हमारे हेडक्वार्टर का विषय है। इससे पहले भी ये विषय वहाँ पर आ चुके हैं, और तीनों जो विषय हैं, इसमें से एक विषय छोड़कर हाउस टैक्स का, बाकी दो विषय अपॉइंटमेंट कमेटी से रिलेटेड हैं। क्योंकि जब कहाँ पर सैलरी अपॉइंटमेंट प्रमोशन की जब कोई बात आती है, अपॉइंटमेंट कमेटी में आती है, और मैं उसका पहले 3 साल डिप्टी चेयरमैन भी रहा, लेकिन अभी भी उसका मैं मेंबर हूँ। ये वहाँ पर जो फाइल है इनकी तैयार हो चुकी है, और अभी जो प्रमोशन की जो फाइल है, किसी कारणवश वो जब कमीशन हमारे बदल गए थे, उनने हो सकता है उसका अध्ययन के लिए रखा, पता नहीं क्या कारण है, तो वर्षा जोशी ने उन पर सिग्नेचर कर दिए गए थे। दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफर हो गया, पुनः नए कमीशन आए, तो उसकी वजह से फाइलें रुकी पड़ी है। अब बात आ जाता सैलरी की बात है। जो सैलरी है एक्चुअल में क्या है, दिल्ली सरकार के द्वारा, आपने देखा होगा जो कोरोना काल में दिल्ली सरकार के द्वारा जब हॉस्पिटलों में या किसी भी डिपार्टमेंट में जब काम करवाया गया, और तो छोड़िए हमारे स्कूल के टीचरों से उन्होंने राशन बंटवाया, तो भाई राशन जब बंटवाया, आपने क्यों बंटवाया, कैसे बंटवाया, तो आज दिल्ली सरकार हमको सैलरी क्यों नहीं दे रही है? लेकिन ये जरूर है, निगम के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं, तो हम ये टिकाटपने करना उचित नहीं समझेंगे। जो भी एमसीडी अपना जो रेलेबल सोर्स होगी, उनके माध्यम से इनको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले बार आपने देखा होगा, कई भी हमने नई पार्किंग जो हमने इसको ऑनलाइन के माध्यम से जो टेंडरिंग प्रक्रिया करी है, वो भी सोर्स इंजन का माध्यम है। लेकिन कोरोना काल में उन टेंडर जिनको हमने अलॉट करे गए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब रोजगार का साधन उनका भी कहीं से निकल गया, तो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन की बात भी आई। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जो 3 लेयर एमसीडी में होती है, मेरे स्टैंडिंग कमेटी नेता सदन, उन लोगों ने उन व्यापारियों को भी रिलैक्सेशन देते हुए उसमें जो भी छूट का प्रावधान किया, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाउस टैक्स की जहाँ तक बात है, हाउस टैक्स का मैं एक मेंबर होने के नाते हमने इसमें जो प्रयास करा, मैं खुद अपने वार्ड में जब मैं 2017 में चुन के आया था, तो पहली बार 2018 में हाउस टैक्स का कैंप मैंने अपने वार्ड में लगाया था, और 2018 से लेके आज तक मैं लगभग 7 से ऊपर करोड़ रुपए का रेवेन्यू अपने वार्ड में दे चुका हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं नॉर्थ एमसीडी के 104 पार्षदों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने मेरा क्षेत्र टोटल अनऑथराइज एरिया है, जब मैं अनऑथराइज एरिया में 60 कैंप लगा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं लगा सकते हैं? इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः सभी निगम पार्षदों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। एमसीडी के माली हालत को देखते हुए, दिल्ली सरकार पर डिपेंड न रहते हुए, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी हाउस टैक्स का ज़्यादा से ज़्यादा कम लगाएं, जिससे रेवेन्यू आएगा। जो इन हमारे कर्मचारियों को, वो चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे स्कूल के टीचर हों, चाहे हॉस्पिटल डॉक्टर हों, चाहे हॉस्पिटल के नर्सेज हों, जो भी हमारे स्टाफ के लोग, उनको सैलरी हम टाइम टू टाइम दे सकें। दूसरी बात, हमने जब मैं लाइसेंस कमेटी का चेयरमैन था, हमने लाइसेंस का सर्टिफिकेट उसको ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, उससे भी हमको काफ़ी मात्रा में यहाँ पर रेवेन्यू हमको आ रहा है। जब ट्रेड लाइसेंस की बात थी और उसका फैक्ट्री लाइसेंस की बात थी, उससे फैक्ट्री लाइसेंस में हमने करा था, पहले इसमें 11-12 कागज लगते थे, अब इसमें मात्र हमने 6 कागज कुल कर दिए गए हैं, जिसके वजह से उन लोगों को सरलीकरण हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस की तरफ तो आ रहे हैं। हाँ, ट्रेड लाइसेंस में कुछ खामियाँ हैं, जिसका हमने पीछे विषय रखा। मुझे मौका दोबारा मिलता तो मैं उसमें फिर प्रयास करता, लेकिन मैं उसका सदस्य आज भी हूँ। जो भी हमारा ट्रेड लाइसेंस का नया हमारा लाइसेंस का जो भी चेयरमैन आएगा, मैं उनके सामने विषय को रखूंगा। जो मेरा अपना अनुभव रहा उसको मैं शेयर करूंगा, विषय को रखूंगा। जो कमियां रहेगी उनको पूरा करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीडी को हमारे रेवेन्यू आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमारा जो जितने मार्केटें लगती हैं, बड़ा दुख का विषय है, आज तक नॉर्थ एमसीडी में 104 वार्ड हैं और 106 मार्केट अनाधिकृत हैं। ऐसा क्यों? 106 मार्केटें आपने अधिकृत करी, जो बाकी अनऑथराइज मार्केटें लग रही हैं,
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 से ऊपर मार्केटें मेरे बुराड़ी क्षेत्र में लग रही हैं। उसका जो गंदगी होता है, उसका जो कूड़ा होता है, मेरे एमसीडी के कर्मचारी को उसको उठाना पड़ता है। उससे जो कीड़े मकोड़े पनपते, मेरे मरीज कर्मचारी को वहाँ पर जाना पड़ता है। जो उनके कूड़ा कचरा से ढेर होते हैं, मेरे डैम्स कमेटी का, मेरे मेंटेनेंस कमेटी के कर्मचारी को उठाना पड़ता है। तो यदि वहाँ से भी यदि हमको रेवेन्यू आ जाए, लेकिन मिनिमम मात्र 10, 15, 20 रुपये का हम शुल्क रखें, उसे मेरा अपना माना पूरे नॉर्थ कंट्री में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आ सकता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खासकर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पिछली बार हमने सिविल लाइन जोन में रखा था, जैसे हमारे एमसीडी हॉस्पिटल ही यहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा था, जो हमारा वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें 5 से 10 रुपये का चाहता है, उसका हमने कुछ शुल्क को बढ़ाने का प्रयास किया। उसका मैं कारण इसलिए दूँ, जब हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं यहीं पर जहाँ बैठा हूँ, अपना सिविल लाइन के अंदर संत परमानंद हॉस्पिटल आता है, यहाँ पर जो एक मिनिमम ओपीडी में आप जाते हैं 50 रुपये शुल्क है। तो क्या निगम के हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहाँ कितने प्रकार के आपको संत परमानंद आपको जब पानी वहाँ पीना पड़ेगा, पानी खरीदना पड़ेगा। लेकिन बाड़ा हिंदुराव में यदि जाओगे तो पानी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, वहाँ फ्री में पानी निगम ने आपको वहाँ पर दे रखा है। तो क्या वहाँ पर ये 5 रुपये की जगह यदि 10 या 15, मैंने कहा था 50 रुपये करिए, यदि हम 10-15 रुपये बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से भी बढ़ता है। लेकिन ठीक है, कुछ सुझाव हमने रखे थे। मैं पुनः जब इस कमेटी का मेंबर हूँ, जो भी चेयरमैन है उसको सुझाव देंगे। ऐसा नहीं है कि निगम पहले भी सुदृढ़ था, भविष्य में बन सकता है, लेकिन उसको कुछ करने की क्षमता है। मैं इसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो भी आने वाले जो हमारे चेयरमैन होंगे उनके बीच में साझा करते हुए विषय को रखेंगे। लेकिन हाँ, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार के निकम्मेपन के वजह से जो ये रवैया आ जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, शीला दीक्षित जी भी हमारी पार्टी की मुख्यमंत्री नहीं थी, उसके बाद भी उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने निगम को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं आने दिया। क्या केजरीवाल जी अपने आप को भगवान मान रहे हैं क्या? इस जनता को जो आप कष्ट दे रहे हैं, इनके बदगुओं से बचिए। आप दिल्ली की जनता को परेशान मत करिए, जनता सब कुछ देख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान केजरीवाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप निरर्थक एमसीडी को परेशान करें, उसको परेशान करना बंद कर दीजिए। आप पता नहीं किस गुमान में है कि हमको जनता ने प्रचंड मत दिया है, लेकिन मेरा प्राण जिस कोरोना काल में लाखों पब्लिक केजरीवाल जी आपने मार दी, वो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और हमारे एमसीडी को पंगु करने की आवश्यकता नहीं, उसके जो अपने सोचे वो तो करेंगे। लेकिन जो आपने उनका 13,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के डंडा देने के बावजूद भी वो आपके बजट नहीं दिया। 13 दिन आपके निवास पे उसी बजट के लोग बैठे रहे, लेकिन आपको आज तक शर्म नहीं आई, उन कर्मचारी को शर्म नहीं आई। हमारे कितने डॉक्टर मरे, कितने नर्सेज मरे, कितने हमारे सफाई कर्मचारी में उनको सैलरियां नहीं मिली। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कम से कम इस तरह की राजनीति मत करो। जो एमसीडी का जो पैसा देना पड़ता है, हाँ, जो एमसीडी का अपना सोर्सेज है, मैं हर अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्य की ईमानदारी से करेंगे तो कभी हमको रेवेन्यू की कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। एक प्रश्न अभी आपने कहा कि कोविड काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई और कुछ बजट का भी आपने पैसों की बात करी। केजरीवाल जी के जो भी इंटरव्यू सामने आए थे, उन्होंने तो इसमें बीजेपी को निशाना साधा था कि बीजेपी ने यानी केंद्र की सरकार ने उन्हें सही वक्त पर ऑक्सीजन की मदद नहीं दी और बहुत सारी मदद नहीं दी, जिस वजह से लोगों की जानें गई। अब आप एक और कह रहे हैं कि उनकी वजह से। तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। आपने देखा होगा या शायद आपको भी जानकारी नहीं है, अभी 1 हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पे केजरीवाल की, मैं कह नहीं सकता आपके चैनल के माध्यम कितनी बड़ी बेइज्जती करेगी है। शायद देश के इतिहास में आज तक किसी ऐसे मुख्यमंत्री के मुंह पर थप्पड़ न मारी हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 283 यूनिट की आवश्यकता थी, 1100 यूनिट आपको दिए गए। आपके विधायक यहाँ 593 सिलेंडर पाए गए। मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे वार्ड में मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ा उसके बाद सिलेंडर कहाँ से आ गए, ये मेरे सामने का एग्जाम्पल है। उसके बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। इन्होंने क्या करा, अपने अपने सिलेंडर अपने अपने पदाधिकारियों को दे दिए गए। और जो आपको 200 लगभग 300 यूनिट की आवश्यकता थी, आपने 3 से 1100 बना, आपने पूरा ब्लैक में बेचा है और अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और आज सच में जो लाखों लोगों की मौत है, केजरीवाल जी आप इसके जिम्मेदार हैं और दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ सर, एक
प्रश्न और पूछना चाहूँगी। इससे पहले आप बुराड़ी क्षेत्र से आपकी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है कि आपने काम करा, वहाँ के लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह आपने अपने काम के बल पर वहाँ के लोगों से लोहा मनवाया, वहाँ के लोगों के सामने अपनी इमेज बनवाई, तो यहाँ जो सिविल लाइंस एरिया, यहाँ पे आप ऐसी किस तरह के प्लानिंग है आपके काम करने की कि आप अच्छा मतलब अपनी एक अच्छी इमेज बना पाएंगे? जैसे बुराड़ी में आपकी अच्छी इमेज है, उसी यहाँ पे आप किस तरह से अपनी अच्छी इमेज बनाएंगे अपने काम के बलबूते पर? क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा। हमारे बड़े भाई श्रीमान नवीन त्यागी जी हमारे बीच में चेयरमैन है, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। हम दोनों भाई बैठ के जो भी कमियां आज तक रही हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जहां तक रही बात अधिकारियों की बात, देखो एक हाथ से ताली बजती नहीं है। जैसा प्रशासन चाहता है वैसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम भी प्रशासन के साथ मिलजुल के काम करेंगे। कुछ कमियां प्रशासन को भी हैं, स्वाभाविक है। जैसे मैं सफाई का आपको मुद्दा दूं, जब सफाई कर्मचारियों को टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ढंग से काम करेंगे। हॉस्पिटल में जब हम डॉक्टर को सैलरी नहीं देंगे, नर्सेज को हम सैलरी नहीं देंगे, तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो 24 आवर की हमको ड्यूटी दे सकें। तो उसके लिए कहीं न कहीं जो हमारे टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ मिल बैठ के, जिससे हमारे यहाँ के जो हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब के साथ मिल के जो भी कमियाँ रही होंगी उनका पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जो प्लानिंग मेरी उसमें है, जो भी थोड़ा बहुत रिव्यू के विषय हैं, इस विषय को हम इसमें अवश्य रखेंगे। और बाकी डीसी साहब और हमारे चेयरमैन साहब जब हम तीनों मिल बैठेंगे, उसमें जो भी प्लानिंग होगी, जो भी इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जिससे अच्छा खासा हमको रेवेन्यू एमसीडी को आ सकता है, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैंने जब बुराड़ी में जब अपना काम करके हमने क्षेत्रीय जनता के बीच में विषय रखा, जब मैंने हाउस टैक्स का विषय रखा, तो मैं अपने जो हमारे यहाँ पर 18 पार्षद हैं सभी के चरणों में निवेदन करेंगे और मौका मिलेगा तो हर वार्ड में जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दें। और देखो, आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, हो सकता है भविष्य में उनकी सरकार नहीं रहेगी, तो ये पॉलिसी जो आज उन्होंने अपनाई, ये पॉलिसी गलत है। और मैं जो भी आगे सरकार आएंगे उनसे कहूँगा कि इस तरह की गलत नीतियों पर ना चलें। जो जनता के हित में, राष्ट्र हित में, दिल्ली के हित में काम हो, उस पॉजिटिव वे में चलें, नेगेटिव वे में नहीं चलना। मेरे साथ सिविल लाइंस एरिया के नए डिप्टी चेयरमैन जी, इन्होंने कुछ बातें अपने सफर से रिलेटेड रखी, कुछ बातें, कुछ अपनी प्लानिंग्स बताई कि किस तरह से ये काम करने वाले हैं। सर, हमारा चैनल आपको फिर से आपको शुभकामनाएं देता है। आप नए डिप्टी चेयरमैन बने और हमें आशा है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। जिस तरह से आपने बुराड़ी क्षेत्र में एक अच्छी अपने काम से पहचान बनाई है, आप इस क्षेत्र में भी बनाएं।